आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, नए सब्जेक्ट का केमिस्ट्री आज हम पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर केमिस्ट्री पढ़ाइए। तो केमिस्ट्री में 11th की केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैं इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसका एक चैप्टर जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, तो आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। लिखा वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, क्लास 8 से ही आप पढ़ते चले आए, 8, 9, 10। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रुपिंग कर देना, कन्वेनियंट कैटेगरी में बांट देना किसी भी चीज़ को। जैसे क्लास में अगर हमें गर्ल्स और बॉयज़ को क्या करना है, बैठाना है एक सिस्टमेटिक तरीके से। क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ बैठ सकते हैं कहीं पर भी मिक्सिंग करके, लेकिन मिक्सिंग करके अगर आप बैठाओगे या हम बैठाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। तो हम क्या कर देते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, गर्ल्स को एक तरफ, बॉयज़ को एक तरफ। ये हो गया क्लासिफिकेशन। हमने इन स्टूडेंट्स का, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ थे, उनको क्या कर दिया, एक ही क्लास 11 के बच्चों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये हो गया क्लासिफिकेशन, अपनी सुविधा के लिए और आपकी सुविधा के लिए भी। तो क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का हो, सिर्फ और सिर्फ उसको आसान बनाने के लिए, ईजी करने के लिए ही किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आप किराने की दुकान पे गए हों जहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, तो किराने की दुकान जहाँ पर है वो दुकानदार अभी नया है मान लीजिए। तो अगर नया नया दुकानदार है तो आप जानते हैं सामान उसकी दुकान में कैसा रहेगा। छोटा सा रूम होगा, उस रूम में सारी चीज़ें जो किराने के जो सामान हैं वो इधर उधर बिखरे रहेंगे। जो प्लास्टिक वाले 5 रुपये वाले सामान है, वो 1 रुपये वाले सामान है, वो दाल एक जगह और चावल एक जगह, आटा एक जगह मिक्सिंग करके रख दिया। यानी जितने भी गुटखा हैं सब एक में मिक्स कर दिया गया, जितने भी खाने वाले सामान है मिक्स कर दिया गया, जितने भी साबुन हैं, जितने भी, चाहे वो नहाने वाले हों चाहे धुलने वाले, जिसमें बिस्कुट हैं, सारी की सारी पैकेट को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। और मिक्स करके ये ऐसे ही एक कमरे में फेंक दिया गया। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आए, वो कहते हैं कि मुझे एक बंडल बीड़ी चाहिए। क्या कहते हैं, मुझे एक बंडल बीड़ी चाहिए। तो हो सकता है कि दुकानदार क्या हो, काफ़ी पुराना हो और लेजीपन के लिए वो ऐसे ही बेचता हो, ऐसे ही दुकानदारी करता हो। लेकिन अगर उसकी जगह पे कोई और होगा तो देखिए क्या करेगा, वो एक बंडल बीड़ी को लगातार खोजता रहेगा और परेशान हो जाएगा। जो कस्टमर आया है वो भी उसको देखकर परेशान हो जाएगा कि यार कितना बड़ा बेवकूफ़ है, अभी 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, एक बीड़ी नहीं खोज के दे पा रहा, और वो कह रहा है अंदर है, अभी खोज के दे रहे। तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। एक एक सामान को क्या करेगा, इधर उधर रखेगा और खोजता रहेगा। अब आप मान लीजिए 10 कस्टमर दिन भर अगर ऐसे आ गए तो क्या हालत होगी दुकानदार की और उस कस्टमर की। यानी हर जगह उसकी बुराई होना शुरू हो जाएगी। साबुन लेने कोई आ गया, अब साबुन खोज रहे हैं भाई साहब। अब वही अपने मर्जी से कोई साबुन दे दें, थोड़ी वो ले लेगा। जो कस्टमर आया वो कहेगा मुझे डिटाल चाहिए, डिटाल खोज रहे हैं, 15-20 मिनट हो गए, उतने में भड़क जाएगा, दूसरी दुकान पे चला जाएगा कस्टमर। जो अच्छा दुकानदार होगा तो देखिए सामान को किस तरीके से रखेगा। सारे खाने पीने वाले यानी जो बोरी वाले सामान है उसको एक साइड रख देगा। जो पैकेट वाले सामान है वो हो सकता है कि एक रस्सी बांधे, उस रस्सी पे क्या करे, उसको अरेंज करे। 5 रुपये वाली पैकेट जो है वो एक तरफ कर दे, 2 रुपया वाली एक तरफ, 1 रुपया वाली एक तरफ, इस तरीके से करो। बिस्किट वाले सामान हो सकता है अपनी दुकान में वो क्या बनाए, रखने के लिए शीशे का या लकड़ी का रैक बनाए और उस रैक पे सामान रखने के लिए, अरेंज करने के लिए किसी शीशे का भी बनवा सकते हैं, लकड़ी का, वो दुकानदार किसी भी चीज़ का बनवा सकता है। तो एक एक रैक में क्या करेगा, वो कोई एक टाइप का सामान रखेगा। बहुत सारे
जगह होगी, किसी एक रैक में एक टाइप का सामान रखेगा। जैसे एक रैक में क्या करेगा, वो साबुन रखेगा, एक रैक में क्या करेगा, बिस्किट रखेगा 5 रुपये वाली, और एक रैक में दूसरे बिस्किट रखेगा। इसी तरीके से ये ब्लॉक वाइज इसको बांट देगा, ग्रुपिंग कर देगा। एक मान लीजिए कि एक रैक है जहां पर ये क्या किया है, साबुन रखा है, और उस रैक को भी क्या कर सकता है, और अच्छे से उस रैक में जो साबुन रखे उसको और अच्छे से रख सकता है। उस रैक को डिवाइड कर देगा और क्या करेगा, उसमें जो धुलने वाले साबुन है, धोने वाले साबुन है, कपड़ा धुलने वाले, उसको एक साइड कर देगा, और जो नहाने वाले साबुन है उनको एक साइड कर देगा। अब देखिए, और हो सकता है नहाने वाला साबुन कई प्रकार का हो, लक्स हो, डिटॉल हो, लाइफबॉय हो, पियर्स हो, तमाम प्रकार के साबुन आते हैं। हो सकता है नहाने वाले साबुन में वो हो, मिक्स हो। तो वो क्या करेगा, जो आधा रैक बांटा हुआ है ना, उसमें एक लक्स, एक डिटॉल, एक लाइफबॉय, एक पियर्स और एक डव, इस तरीके से रख देगा। और जो इसमें घड़ी, निरमा, रिन, तमाम प्रकार के जो धुलने वाले साबुन है, कपड़ा धुलने वाले, उनको भी ऐसे ऐसे ग्रुपिंग करके रख देगा। और हो सकता है कि जो एक साबुन है लक्स, वो एक 10 रुपये वाला हो, और एक कितने वाला हो, 5 रुपये वाला या 20 रुपये वाला हो, तो उसको पैसे यानी बड़ा वाला जो साबुन है उसको नीचे, छोटा वाला साबुन को ऊपर रख देगा। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आ गया आपकी दुकान पे, उस दुकानदार के दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसने कहा साहब एक साबुन दे दीजिए। दुकानदार कहेगा कौन सा साबुन, तो कहेगा मुझे क्या चाहिए, पियर्स। नहीं, कहेगा मुझे, अगर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया रहेगा तो कहेगा मुझे नहाने वाला साबुन। फिर दुकानदार पूछेगा कौन सा नहाने वाला साबुन, तो कस्टमर कहेगा मुझे पियर्स चाहिए। तो फिर से दुकानदार देखिए सवाल पूछ सकता है, पियर्स में कितने रुपए वाला चाहिए, 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला या 20 रुपये वाला, या ऐसे पूछ सकता है बड़ा वाला कि छोटा वाला पियर। तो वो फिर से कहेगा मुझे छोटा वाला चाहिए। तो अब दुकानदार क्या खोजेगा पूरी दुकान में, इधर उधर दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। उसने अब क्या कर दिया, साबुन को जो एक रैक में रख दिया, उस रैक की तरफ वो आएगा अपने दुकान में, और उस रैक में कहां पर आएगा, जहां पर वो नहाने वाला साबुन रखा है वहां पर आएगा। जो धुलने वाला साबुन है वहां पे वो नजर भी नहीं लगाएगा, नहाने वाले साबुन की तरफ आएगा और वहां पियर्स को आसानी से क्या करेगा, निकाल कर दे देगा। ये हुआ क्लासिफिकेशन। सामान को क्या किया, अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से रखा, इसलिए इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कोई भी बस पूछने में हो सकता है 30 सेकंड 20 सेकंड लगा हो, और ये फटाक से कितना 1 मिनट के अंदर पूरा सामान लेन देन हो गया। दुकानदार भी खुश और कस्टमर भी खुश। यही काम करने के लिए हम एलिमेंट्स में भी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमारे पास जब इसका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था तब लगभग 30 से 31 एलिमेंट्स थे, और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इनको एक एक करके बार बार एक एक करके क्या करना, स्टडी करना बहुत ही मुश्किल था। हर बार एक एक छांट कर स्टडी करना मुश्किल था, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट थे, 2 2 4 4 कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करते थे। जब उसमें से कुछ एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको ग्रुप में कर दिया जाए, उनको एक जगह रख दिया जाए, ताकि हमें इस टाइप के मेटल की जरूरत हो तो हम उस ग्रुप में से उठा लें, इस टाइप के मेटल की जरूरत हो तो हम उस ग्रुप से उठा लें। यानी ग्रुपिंग कर दिया जाए आसानी के लिए, बार बार छांटा बीना ना जाए। इसके लिए साइंटिस्ट ने प्रयास किया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस सारे एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा, मेटल और नॉन मेटल। कहा ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हो मेटल हैं, और जो एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ना निकालते हैं यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हो वो नॉन मेटल। यानी पहली बार अगर कोई साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को डिवाइड किया तो मेटल और नॉन मेटल। खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे। आए समझ में, लेवाइजर साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया था, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। या हम बात कर रहे हैं सबसे पहले साइंटिस्ट की, जो क्या है, डॉबेराइनर। डॉबेराइनर साहब जिन्होंने एक रूल दिया, क्या, डॉबेराइनर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक रूल दिया, ट्राइड लॉ, जिन्होंने एक लॉ दिया, ट्राइड लॉ।
ट्राइड, ऐसा लगता है ट्राई, यानी 3 वर्ड, नंबर 3 इसमें छुपा हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ज़माने में जो 30-31 एलिमेंट जो नोन थे, उन एलिमेंट्स को क्या किया, अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, और क्या देखा कि इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी इनमें 3-3 के कुछ, इनमें 3-3 ग्रुप एलिमेंट्स के कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन्होंने 30-31 एलिमेंट्स में क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ एलिमेंट कितने थे, 3-3 के ग्रुप में थे, इसलिए इन्होंने उसको क्या कहा, उन ग्रुप को ट्राइड कहा। इनके एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, और ये कहा कि ये तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। ध्यान से सुनिएगा, ही मेड द सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, इन्होंने 3-3 एलिमेंट के कुछ ग्रुप बनाए, एंड टोल्ड दैट ट्राइड, और उसको क्या कहा, ट्राइड कहा। इन्होंने जो 30-31 एलिमेंट उस समय नोन थे, उनमें से कुछ 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और उन 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड बोला। क्या कहा, ट्राइड। फिर देखिए क्या कहा, इन 3 एलिमेंट, इन 3 ट्राइड्स में मान लीजिए एक एलिमेंट x हो, दूसरा y हो, और तीसरा क्या हो, z, ये ट्राइड है डाबेराइनर का। फिर ये क्या कह रहे हैं, ही सेड दैट प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एलिमेंट, ही सेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी इसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एलिमेंट इन दैट ग्रुप, इस ग्रुप में, आर दी एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इन्होंने कहा कि इस ट्राइड में मैं देख रहा हूं कि जो सेकंड एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, पहले और तीसरे की एवरेज प्रॉपर्टी के बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा, he said that property of second element in that group are the average property of first and third element। इस ट्रायड में इस सेकंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, इस सेकंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज प्रॉपर्टी के बराबर होगी। और इन्होंने इस तरीके से कुछ ग्रुप ऐसे छाटे, 3 आपकी किताब में दिए गए हैं, मैं उन्हीं को लिखा दे रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं, ये नोट कर लिया, और ये अगर नोट कर लिया तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। ये देखिए, बात को समझिए। इनके ट्राइड में देखिए, एक ट्राइड ये था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर मास पकड़ा इन्होंने, एटॉमिक मास लिथियम के कितना होता है, 7, और पोटेशियम का कितना होता है 39। इन दोनों को एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, एवरेज आप जानते हो, जितने लोग हैं उनको जोड़ लो और बाकी ये नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2 लोग हैं, कितने हैं भाई, एक 7 है और प्लस 39, और कितने लोग के बीच एवरेज निकाल लो, 2 लोगों के, तो बटे बाई 2 कर दो। 39 और 7 कितना हो गया, 46, और बाई 2 यानी 23 ग्राम। इन्होंने कहा कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो लिथियम और पोटेशियम के एवरेज एटॉमिक मास यानी 23 के बराबर है। ऐसे 2 और ट्राइड इन्होंने खोजे। कौन कौन से ट्राइड, देखिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, ये एक ही ग्रुप के लोग हैं, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम। और एक ट्राइड और है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इनके कितने, 3 ट्राइड। एक ट्राइड तो ये हो गया, और एक ट्राइड तो ये हो गया, और तीसरा ये। 3 ट्राइड इन्होंने खोजे। 3 ट्राइड में कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट। क्या उस समय सिर्फ 9 एलिमेंट नोन थे, नहीं, उस समय 31 एलिमेंट नोन थे। अगर इन्होंने ग्रुपिंग की, अगर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया
तो सभी एलिमेंट्स का करना चाहिए था कि सिर्फ 9 एलिमेंट का, और बाकी कहाँ गए? तो ये कुछ ना जवाब दे पाए और इनका क्लासिफिकेशन वहीं पर रद्द कर दिया गया। आया समझ में? यानी इन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया, कुछ ही ट्राइड की इन्होंने खोज या डिस्कवरी कर पाई, लेकिन एक रास्ता मिला कि नहीं मिला? एक रास्ता मिला क्लासिफिकेशन करने का। ये नोट कर लीजिए। इस पे देखिए सवाल कैसे आता है, मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। सवाल देखिए क्या है। डॉबेर राइनर ट्रायड में फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए थर्ड एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? नहीं कर पाओगे? बहुत आसान। डाबर आयनर, एक सवाल है कि डाबर आयनर ट्रायड में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए थर्ड एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आप जानते हो कि डाबर आयनर ट्रायड में जो सेकंड एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज प्रॉपर्टी के बराबर होती है। तो वही वाला कंसेप्ट हम लगा देते हैं। क्वेश्चन नोट करो, हम यहीं पर करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की देखिए क्या दिया है। फर्स्ट एलिमेंट की कितना 30 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और सेकंड एलिमेंट का जो देखिए क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। थर्ड एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। आया समझ में? मैं यहीं पे इसको हटा के यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन क्या है। मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट x हो और सेकंड एलिमेंट y हो और थर्ड एलिमेंट क्या हो z हो। तो फर्स्ट एलिमेंट का है देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ये देखिए इसका कितना है 30 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और इसका आपको पता करना है। इसका आपको पता करना है। अच्छा आप जानते हो कि इसका जो भी प्रॉपर्टी होता है इन दोनों के एवरेज के प्रॉपर्टी, इन दोनों के एवरेज प्रॉपर्टी के बराबर होता है, जानते हो? तो वही वाला लगा दें कंसेप्ट, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा भाई? x प्लस z बाई 2। ये कर दें x प्लस z बाई 2। y की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है? 40 डिग्री सेल्सियस 40। अच्छा x की वैल्यू भी दी हुई है कितना 30 और आपको z निकालना है बटे 2/2 और इसको इधर ले जाओगे तो 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, इसको आप करोगे तो 80 इज इक्वल टू 30 प्लस z। इसको इधर ले आओगे तो ये निकल आएगा, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस 30 बराबर कितना 50 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए डॉबेर राइनर ट्रायड पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आए समझ में? नोट कर लीजिए, इतना ही था डॉबेर राइनर ट्रायड। इनका रूल फेल क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने सारे एलिमेंट उस समय ज्ञात जो 31 एलिमेंट थे उनको सभी को ट्रायड में नहीं बदल पाए। ये नोट कर लीजिए।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड एलिमेंट आपने देखा 50 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरे जो साइंटिस्ट थे, कौन, इनका नाम है डी कैंकॉर्टियस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को ट्राइड रूप में ग्रुपिंग किया और इन्होंने एलिमेंट्स को सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट किया, ऐसे ऐसे गोल गोल सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट इस तरीके से। ही अरेंज द एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल फॉर्म। बस इतना ही याद करना है और कुछ नहीं इनके बारे में कि डी कैंकॉर्टियस ने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया। तो इन्होंने एलिमेंट को सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया बस, और इन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आगे जो साइंटिस्ट आए, कौन से साइंटिस्ट भाई, न्यूलैंड साहब, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ देख लेते हैं। ऑक्टेव का मतलब होता है अष्टक, और ये 8 यानी 8 वर्ड से 8 शब्द से बना है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड साहब ने उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सबको उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। न्यूलैंड साहब ने उस समय जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे, नोन थे, उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। देखिए मेरी जबान से कभी एटॉमिक वेट निकलता है, कभी कभी एटॉमिक मास, तो दोनों बात को क्या करें, एक ही समझें, हालांकि फर्क बहुत है, जमीन आसमान का अंतर। तो इन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा। फिर क्या कह रहे हैं, he arranged the element in the increasing order of their atomic mass, and told that, क्या करते हैं, properties of first to seventh element are different, but properties of eighth element are just like first element, like हिंदी म्यूजिक वॉवेल। ये कह रहे हैं पहले एलिमेंट से लेकर जब हम 7वें एलिमेंट तक जाते हैं तो प्रॉपर्टीज लगातार क्या होती है, बदलती है, लगातार वेरी करती है। लेकिन 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होती है, पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होती है। ये कहा, समझिए बात को। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, इनके समय में देखिए 0 ग्रुप वाले गैसें नहीं पता थी, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चाहे इनको मैं एक लाइन में लिख दूं, चाहे ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरीन, और यहाँ पर अब नियान पता नहीं था उस समय, तो इसके बाद क्या आएगा, सोडियम, और यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या आएगा, सिलिकॉन, और यहाँ पे क्या आएगा, फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर। अब देखिए जहां से कहो वहां से मैं शुरू कर दे रहा हूं, यहां से कहो तो यहां से शुरू कर दे रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से जब हम यहां तक चलते हैं ऑक्सीजन तक, हाइड्रोजन से लेके ऑक्सीजन तक जब चलते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी लगातार चेंज होती है। यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, लिथियम की कुछ और, बेरिलियम की कुछ और, बोरान की कुछ और, कार्बन की कुछ और, नाइट्रोजन की कुछ और, ऑक्सीजन की कुछ और। किसी की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहां से यहां तक भी कितना हुआ, 7। हमने वही कहा, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट टू 7th एलिमेंट आर डिफरेंट, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट टू 7th एलिमेंट आर डिफरेंट, बट प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट जस्ट लाइक फर्स्ट एलिमेंट। जो 8वां एलिमेंट ये होगा, यहाँ 7 ये 8, 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर हो जाती है। आया समझ में? आप आज जो मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़े हुए हैं उसमें देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन कहां पर आता है, फर्स्ट ए में भी आता है और 7th ए में, यानी हाइड्रोजन में भी आता है और मेटल में, अल्कलाइन मेटल में। आया समझ में? अब आप लिथियम को पकड़ लो, ये देखिए लिथियम, तो जहां से शुरू करें उसको फर्स्ट माने, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8। यहां से यहां तक जब आप चलोगे तो प्रॉपर्टी क्या होगी, बदलेगी।
ये देखिए 6 7 8, ये देखिए फिर से सोडियम जो आया 8वां एलिमेंट वो लिथियम के जैसे है, यानी लिथियम और सोडियम एक जैसी प्रॉपर्टी को रखते हैं। आया समझ में? अब बेरिलियम से मैं पकड़ लूँ कि बेरिलियम, ये इसको एक मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए मैग्नीशियम जो है वो बेरिलियम की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको एक ग्रुप में रखा गया। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स को आप कर लें, हर 8वां एलिमेंट क्या होगा, पहले एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, जस्ट लाइक हिंदी म्यूजिक वावेल, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हिंदी म्यूजिक वावेल है, इसका जो पहला सा और गामा सा, ये क्या है, पहला सा और लास्ट वाला सा 8वां सा एक जैसी फ्रीक्वेंसी रखते हैं। वैसे इन्होंने बताया कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसे ही वेरी करती है, ऐसे ही क्या होती है, लगातार ऐसे ही ये एक पीरियड में ये कन्वर्ट होती रहती है। जैसे ये, इसको आप नोट कर लें, इसी के नीचे जस्ट इसी के नीचे नोट करें, मैं इसको मिटा रहा हूं। इन्होंने कहा जस्ट हिंदी लाइक हिंदी म्यूजिक वावेल, देखिए हिंदी म्यूजिक वावेल में सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले एलिमेंट को देखो और क्या देखो, 8वें एलिमेंट को देखो, क्या इनके स्वर जो हैं, इनके जो वावेल हैं, क्या एक जैसे नहीं है, सा सा। ऐसे ही इन्होंने कहा कि एलिमेंट को अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो इनकी प्रॉपर्टी ऐसे ही क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये भी उस समय जितने एलिमेंट नोन थे, सारे एलिमेंट्स में ये ला नहीं लगा पाए। ये रूल सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है, ये रूल सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के नीचे न्यूलैंड्स के। दिस रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक क्यों वैलिड है भाई? कैल्शियम के बाद अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े हो तो स्कैंडियम आता है, वेनेडियम आता है, टाइटेनियम आता है, यानी डी ब्लॉक आ जाता है। फिर जो 8-8 ग्रुप का जो डिफरेंस था, जो 8-8 ग्रुप का, जो 7-7 ग्रुप का जो डिफरेंस था, वो अब कितने का हो जा रहा है, 17 का हो जा रहा है, क्योंकि डी ब्लॉक आ गया। आया समझ में? डी ब्लॉक में देखिए 10 ग्रुप होते हैं, अब वो डिफरेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से इनका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट। जो 8-8 का जो डिफरेंस कह रहे थे, पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, अब ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आ गया, इसलिए इनका लाभ भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। दिस रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम 40। इसमें सवाल देखिए कैसे आएगा, बताइए इनमें कौन न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को मानता है? विच ऑफ द following elements obey Newland octave law। सवाल आ गया, देखिए ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम, दूसरा है स्कैंडियम, तीसरा है आयरन और चौथा है नन। बताइए कौन? तो इनमें आप देख रहे हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम वही क्या करेगा, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, यानी ये न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को मानेगा, और बाकी स्कैंडियम 21, ये आयरन कितना होता है 26, ये न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को नहीं मानेगा। आया समझ में? न्यूलैंड ऑक्टेव को न्यूलैंड को इस ऑक्टेव लॉ देने की एवज में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने क्या किया, इन्होंने उनको
दैवी मेडल, क्या दिया? दैवी मेडल से नवाजा। ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। अभी 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोशिश की एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने